आज मुझे जेल में आए हुए 18 दिन हो चुके थे। जब मुझे पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी तब मैंने अपने मोहल्ले वालों के बहुत ताने सुने थे। मेरे पड़ोसी कह रहे थे कि अपने शरीफ और सीधे साधे पति का खून कर दिया अपने हाथों से। भगवान मुझ जैसी औरतों को कभी माफ़ नहीं करेगा, मुझे तो फांसी होनी चाहिए। लोगों को ये लग रहा था कि मैं ही चरित्रहीन हूँ। जब मेरे शरीफ पति ने मुझे रोकना चाहा तो मैंने गुस्से में उसका मर्डर कर दिया। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक जो सबको नज़र आता है और एक वो जिसे हम सिर्फ खुद ही जानते हैं। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। पहले तो मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मैं भी बहुत खुश थी। मैं भगवान का धन्यवाद करती रहती कि उसने मुझे इतना अच्छा पति दिया। लेकिन फिर समय के साथ साथ सब बदलता चला गया। मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ बदलने लगा। अब वो मुझसे खिंचा खिंचा रहने लगा। उसकी दिलचस्पी मुझ में कम होती जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अब वो रात रात भर घर से बाहर रहता और जब घर पर वापस आता तो उसके कपड़ों पर अजीब से दाग लगे होते। अगर मैं उससे कुछ पूछती तो वो मुझे कमरे में बंद कर देता था और मेरे ऊपर हाथ भी उठाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी जेल में आ चुकी हूँ। उस दिन मेरा पति सुबह के समय घर आया तो मुझे उस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे घूर कर देखा और उससे पूछा कि तुम कहाँ थे? मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करती रही। मेरे पूछने पर मेरे पति ने मेरी तरफ गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगा, सुबह सुबह क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? जाहिल औरत, यहाँ से जाओ और जाकर सो जाओ। मैंने उससे कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे बताओ तुम सारी रात क्या कर रहे थे? मैं सारी रात घर में अकेली रहती हूँ और तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। मैंने गुस्से में उससे पूछा। उसने मुझसे कहा कि तुम क्या चाहती हो कि मैं सारा दिन घर में पड़ा रहूं, तुम्हारी जी हुजूरी करता रहूं? ये कहकर वो कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई। वो आराम से बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो मेरी सारी रात की नींद हराम करके आराम से बैठा है। अब ये तो रोज का ही काम हो चुका था। वो जब भी घर आता तो उसके कपड़े फटे हुए होते, कभी उसका कॉलर फटा हुआ होता तो कभी उसकी शर्ट नीचे से फटी हुई होती। अब मुझे उस पर शक होने लगा था। मुझे उसकी जेब से अजीब अजीब सी चीज़ें मिल रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। शायद वो बाजारू औरतों के चक्कर में पड़ चुका था। मैं उसकी हरकतों से बहुत तंग आ गई थी। ये सब बातें सोच सोच कर मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। दुनिया की नज़र में मेरा पति एक बहुत अच्छा आदमी था। सब लोग उसको बहुत अच्छा समझते थे और उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। लेकिन घर में उसका उल्टा ही था। घर में वो ऐसे रहता था जैसे कोई दरिंदा हो। उस पर हर समय गुस्सा सवार रहता था। एक दिन जब मैं उसके कपड़े धो रही थी तो मेरा हाथ उसके जेब पर लगा। उसके जेब से निकली चीज़ों को देखकर मैं हैरान रह गई। जब मैंने अपने पति से इस बारे में सवाल किया तो वो बहुत घबरा गया। मुझसे कहने लगा कि तुम मुझ पर शक करती हो, मेरी जासूसी करती हो। मैंने उससे कहा, तुम इंसान नहीं जानवर हो। उसने भी गुस्से में मुझसे कहा कि तुम बकवास कर रही हो, मेरे आगे अपनी जबान चला रही हो। अगर तुमने मुझसे एक और सवाल किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरे और मेरे पति के बीच में झगड़ा बहुत बढ़ गया था। वो गुस्से में मेरी तरफ आकर मुझे मारने लगा। मैंने अपने बचाव के लिए एक डंडा उठा लिया। मैं उससे बहुत डर गई थी। जाने अनजाने में मैंने अपने पति के सिर पर वो डंडा मार दिया। उसके सिर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा जिससे पूरी ज़मीन लाल हो गई थी और वो खुद भी ज़मीन पर गिर गया था। पड़ोसियों ने शायद हमारे झगड़े की आवाज़ें सुन ली थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। जब मेरे घर के बाहर से मुझे सायरन की आवाज़ आई तब मुझे होश आया। मैंने देखा कि मेरा पति मृत हालत में ज़मीन पर गिरा पड़ा था। इतने में पुलिस अंदर आ गई और उसने मुझे अरेस्ट कर लिया और ले जाकर जेल में डाल दिया। वहाँ मेरे साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। शायद उसने भी किसी का मर्डर किया था। मैं उस बूढ़ी औरत को देखकर बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि वो बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें करती रहती थी। कभी बैठे बैठे हंसने लगती तो कभी बैठे बैठे खुद ही रोने लगती थी। मुझे तो शक होता था उस पर कि वो पागल है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल ठीक थी। मेरे लिए शुरू शुरू में जेल में रहना बहुत मुश्किल था। मैं यहाँ रात रात भर जागती रहती। मैं सोचती कहीं ये औरत मुझ पर अटैक न कर दे। आखिर ऐसा कब तक चलता? मैं कब तक उस औरत से डरती रहती? एक दिन मैंने उस औरत से डरना छोड़ दिया क्योंकि मैं समझ गई थी कि अब मेरी बाकी की ज़िंदगी यहीं पर रहकर कटनी है। हो सकता है कि ये औरत भी मेरे साथ ही यहीं रहे।
इसलिए मैंने हिम्मत की और उससे डरने के बजाय चैन से रहने लगी। मैं अक्सर अपने पति और उसकी हरकतों के बारे में सोचती रहती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन मुझे एक चीज़ ने बहुत सोच में डाल रखा था। वो बूढ़ी औरत हर रोज़ एक तस्वीर को देखती और उसे देखकर रोती रहती। कई कई घंटों तक वो इस तस्वीर को हाथ में लिए बैठी रहती और रोती रहती। मेरा शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैंने कई बार सोचा कि उस बुढ़िया से उस तस्वीर को लेकर देख लूं, लेकिन वो मुझे इतनी अजीब नज़रों से देखती कि मुझे उससे डर लगने लगता और मैं अपने इस ख्याल को छोड़ देती थी। एक दिन वो बूढ़ी औरत रोते रोते कुछ बड़बड़ा रही थी। वो कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दे और मेरे पास वापस आ जा। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत ध्यान से उसकी ये बात सुनी थी। मुझे हैरत हुई कि आखिर यह औरत किसकी तस्वीर से बात कर रही है। आखिर ये कौन है और ऐसा क्या हुआ है इसकी ज़िंदगी में? क्या सच में इस औरत ने किसी का मर्डर किया है? मुझे हैरत हुई। मैंने सोचा कि उस औरत से पूछूं ये तस्वीर किसकी है। इसलिए मैं उठी और उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बैठ गई। मैं अभी उसके पास जाकर बैठी ही थी कि वो घबरा कर मुझ पर झपट पड़ी। इस अचानक हुए हमले से मैं संभल नहीं पाई और ज़मीन पर गिर गई, जिससे मेरी कमर में चोट आ गई। मैंने अपने आप को उससे छुड़वाना चाहा, लेकिन मेरी कमर की चोट की वजह से मैं नहीं छुड़वा सकी। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, कोई है यहाँ, मुझे इस औरत से छुड़वाओ। मेरी आवाज़ सुनकर 2 लेडी कांस्टेबल आई और उन्होंने मुझे इस औरत से आज़ाद करवाया। वो बूढ़ी औरत कांपते हाथों के साथ मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। एक कांस्टेबल ने उसे पकड़ रखा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया है। मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरा दिल एकदम घबराने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। बहुत ही मुश्किल से मैं ज़मीन पर बैठी थी। वो बूढ़ी औरत अभी भी मुझे घूर रही थी। मुझे उसके देखने का तरीका बहुत ही डरावना लग रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंख कब लग गई। जेल के अंदर लाइट जली और खाने का शोर हुआ तो मेरी आंख खुल गई। रात से मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई लग रही थी। मैंने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद डर और खाना न मिलने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। फिर एक लेडी कांस्टेबल मेरे पास खाना लेकर आई। मैंने उसमें से थोड़ा खाना खाया और मैं लेट गई। मैंने एक नज़र उस औरत पर डाली। वो अब भी वही तस्वीर लिए बैठी थी। मैंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए अपने हाथों की तरफ देखा तो उस पर नाखूनों के निशान थे और मेरे हाथों पर खून जम चुका था। अब मैं फिर से उस औरत से डरने लगी थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि उससे ना डरूं। दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है। मैं तो यहाँ पर फंस चुकी थी। मैं जेल के अंदर बनी छोटी सी खिड़की से आसमान को देख रही थी। मुझे लगा आसमान की स्याही जैसी स्याही मेरी जिंदगी में भी आ चुकी है। दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी और मैंने सब कुछ समय पर छोड़ दिया था। मैं यही सोच रही थी कि अगर ये साबित हो गया कि मैंने अपने पति का मर्डर अपने बचाव के लिए किया है और अगर मुझे अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया तो मैं बाहर निकल कर कहाँ जाऊँगी? क्या समाज मुझे कबूल कर लेगा? क्या मैं एक इज्जत वाली ज़िंदगी गुजार सकूंगी? शायद नहीं, कभी नहीं। हर बात के जवाब में मुझे ना में ही जवाब मिल रहे थे। मेरी दिमाग की हालत भी अब ख़राब होने लगी थी। इसलिए मैं खुद से अपने लिए हर चीज़ को नामुमकिन समझ रही थी। दिन गुजरते गए और अब मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, लेकिन मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ। एक दिन मेरे पेट में दर्द बढ़ने लगा और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। इस बार मुझे जेल के डॉक्टर को दिखाया गया। जो खबर मैंने सुनी वो खुशी की थी। मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस बात को सुनकर खुश हूँ या दुखी हूँ। अब मुझे एक और टेंशन हो गई थी कि कहीं ये औरत मेरे बच्चे को नुकसान न पहुँचा दे। मैं ये सोच कर ही काँप गई थी, क्योंकि अब मुझे खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की चिंता थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। चेकअप करवाने के बाद मुझे दोबारा जेल लाया गया। मैं अपनी जगह आकर बैठ गई और जेल में बनी छोटी सी खिड़की की तरफ देख रही थी, जहां से हल्की हल्की सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। तभी मुझे ऐसी आवाज़ आई कि जैसे वो बूढ़ी औरत कुछ कह रही हो। जब मैंने गौर से सुना तो वो कह रही थी कि छोटी सी खिड़की से आती हुई रोशनी सिर्फ तुझे समय के बारे में बता सकती है, लेकिन अगर तुझे ये लगता है कि छोटी सी खिड़की से तुझे कोई राहत दिख जाएगी तो ये तेरी भूल है। वो कहते कहते हंसने लगी। मैंने उससे कहा कि आपको क्या लगता है, मैं यहाँ से भागने का सोच रही हूँ? तो वो कहने लगी कि मनहूस औरत,
ये जेल की चारदीवारी की खिड़की है, तुझे निकलने का रास्ता नहीं दे सकती। अपनी बात कहकर वो फिर से हंसने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे दौरा पड़ रहा हो। मैं चुप होकर बैठ गई। वो बहुत देर तक हंसती रही। रात का पता नहीं कौन सा समय था कि मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी नींद उस औरत की सिसकियों से खुली थी और उसे देखा तो वो उस तस्वीर को लेकर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार अपनी आंखों को रगड़ रगड़ कर अपने दुपट्टे से आंसू साफ कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये तस्वीर किसकी है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो तस्वीर देख सकूं। मुझे डर था कि कहीं वो बूढ़ी औरत मुझे नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए मैंने कुछ भी करने से बेहतर यही समझा कि अपनी जगह पर चुपचाप बैठी रहूं। दिन भर मुझे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। मेरा गला प्यास की वजह से सूख गया था। मैं उठकर पानी पीना चाह रही थी, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उस बूढ़ी औरत को मैंने आवाज़ दी और उससे कहा कि प्लीज़ मुझे पानी दे दो। बंद होती आंखों से मैंने उसे देखा कि वो ग्लास पकड़े मेरी तरफ आ रही थी। वो मेरे पास आई और पूरा ग्लास मेरे मुंह पर उल्टा कर दिया। कुछ पानी मेरे मुंह के अंदर गया और कुछ पानी मेरी नाक में चला गया, जिसकी वजह से मुझे घुटन सी हुई और मैं खांसने लगी। वो जमीन पर लेटकर हंसने लगी। मैंने थोड़ी सी आंख खोलकर उसे देखा तो वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी और तालियां बजा रही थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी पागल हो जाऊंगी। मेरी खांसी की आवाज़ सुनकर एक लेडी कांस्टेबल अंदर आई और मुझे सहारा देकर बाहर ले गई। मुझे बाहर जाता देख वो बहुत ज़ोर ज़ोर से कह रही थी, तू अभी नहीं मरेगी, मैं तुझे वैसे ही तकलीफ देकर मारूंगी जैसे तूने मेरी बेटी को मारा है। उसकी बात सुनकर मेरे तो जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने उसे पलट कर देखा और बाहर बैठ गई। मैंने कब उसकी बेटी को मारा, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। अब मुझे हर हाल में वो तस्वीर देखनी थी। मैंने रात होने का इंतजार किया। उस बुढ़िया के सामने मैं लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। जब उस बुढ़िया को लगा कि मैं सो गई हूँ तो वो भी सो गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो सो चुकी थी और मैं आराम से उठकर उसके पास गई और वो तस्वीर उसके बिस्तर से उठा ली। तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है। इतने में वो बुढ़िया उठकर बैठ गई और मुझे घूरने लगी। मैंने खामोशी से वो तस्वीर उसकी जगह पर वापस रख दी और वहाँ से उठकर अपनी जगह पर जाने लगी। अभी मैंने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि वो बुढ़िया बोल उठी, जानती हो ये कौन है? उसने मुझसे सवाल किया था। मैंने मुड़कर उसे देखा तो अब वो मुझे नॉर्मल लग रही थी। आज मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत के बजाय बरसों पुराना जख्म झलकता देखा था। मैं वहीं खड़ी होकर सोचने लगी कि कहीं ये बुढ़िया मुझे मार न दे, कहीं इसका ये कोई प्लान न हो। लेकिन फिर मैं कुछ सोचकर उस बुढ़िया के पास आकर बैठ गई। तब उस बुढ़िया ने बोलना शुरू किया और कहने लगी कि तुम्हारे पति का नाम विनोद था ना? मैं एकदम घबरा गई और हैरान हो गई कि उसे मेरे पति का नाम कैसे पता। अब पता नहीं कौन सा राज था जो मेरे सामने खुलने वाला था। मैंने उसे हाँ में जवाब दिया तो वो कहने लगी कि ये तस्वीर मेरी बेटी की है। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा थी जिसका नाम काम्या था। तुम्हारा पति विनोद और काम्या दोनों एक साथ पढ़ते थे। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। मुझे लगा था कि ये सिर्फ दोस्ती है, इसीलिए मैंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि एक दिन मैंने अपनी बेटी को उस आदमी के लिए तड़पता हुआ देखा, लेकिन मैं उसे समझाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी बेटी को विनोद से मोहब्बत हो गई थी। वो हर समय घर में उसी की बातें करती, घंटों घंटों फ़ोन पर उससे ही बातें करती रहती थी। लेकिन विनोद को मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं थी। वो तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि उसका पीछा छोड़ दो। विनोद आवारा लड़का है, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अगर तुम उससे शादी करोगी तो वो तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो दे देगा, लेकिन इज्जत नहीं देगा। वो तुम्हें हर पल जलील करेगा। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ये सब कुछ चलता रहा। बदनामी की वजह से मैं भी चुप रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी मेरी बेटी के बारे में कुछ भी पता चले। फिर विनोद की पढ़ाई पूरी हो गई और उसने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज के साथ साथ उसने मेरी बेटी को भी छोड़ दिया और इसी गम में मेरी बेटी ने तो जीना ही छोड़ दिया था। मुझे उसे देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। मैंने अपनी जिस बेटी को इतने लाड प्यार से पाला था, अब वो जीना ही नहीं चाहती थी। वो सारा दिन अपने आप को कमरे में बंद रखती थी। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन वो हर बार मना कर देती। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी।
मैं उसे समझाती रहती। फिर एक दिन मेरी बेटी को पता चला कि विनोद ने शादी कर ली है। इसके बाद वो पूरी तरीके से टूट गई। अब वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और ना ही अपने पिता के बारे में सोचा। उस झूठे और दोगले आदमी की मोहब्बत के लिए उसने हम सबको छोड़ दिया। दुनिया के ताने सुनने के लिए वो हमें अकेला छोड़ गई। एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो विनोद के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो बच्चा भी उसी के साथ मर गया। ये जानने के बाद मेरा पति बेइज्जती और रुसवाई के डर से ही मर गया। लेकिन मैं नहीं मरी, मुझे मौत नहीं आई। मैं इस बेदर्द दुनिया में अकेली रह गई थी। मैं रोज़ लोगों के सवालों का जवाब देती रहती। मैं लोगों के सवालों से परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं विनोद से अपनी बेटी की मौत का बदला लूँगी। इसीलिए मैंने कुछ लोगों को पैसे देकर उसे गलत कामों में लगवा दिया। वो तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था। मैं चाहती थी कि वो बर्बाद हो जाए, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी भी खराब हो जाए, वो कहीं भी अपना मुंह दिखाने के काबिल न रहे, जिस तरह मैं लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। फिर एक दिन मेरे घर मेरी ननंद आई और उसने मेरी बेटी के बारे में बहुत गलत बातें की। मुझे उसकी बातों से इतना गुस्सा आया कि मैंने उसका खून कर दिया। मैं अपनी ननंद के खून के जुर्म में जेल आ गई। मेरे जेल में आने के कुछ महीने बाद ही विनोद का खून हो गया, जो तुमने किया, और अब तुम भी जेल में हो। जब मैंने तुम्हें यहाँ पहले दिन देखा तो तुम्हें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर तुमने विनोद से शादी नहीं की होती तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा और मेरे साथ होती, मेरा पति भी जीवित होता। मैंने अपनी संतान खोई है, अब तुम भी अपनी संतान खोओगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि औलाद के खोने का दुख कैसा होता है। वो बुढ़िया बोल रही थी। हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। फिर वो खामोश होकर लेट गई और मैं भी अपनी जगह पर लेट गई। मैं यही सोच रही थी कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसमें मेरा क्या कसूर था। क्या मेरे पति की गलती थी जो उसने अपने माता पिता की मर्जी से शादी की थी। यही सब सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो पूरी जेल में शोर मचा हुआ था। हर तरफ से आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा शायद आज कोई बड़ा अफसर आ रहा है, इसीलिए हर तरफ इतनी भाग दौड़ मची हुई है। मैं उठकर बैठ गई। फिर जब एक दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा, वो देखकर मेरा दिल दहल गया। जेल के कोने में वो बूढ़ी औरत खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, उसका रंग नीला पड़ चुका था। जब मैंने उसके शरीर पर नज़र डाली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी गर्दन किसी तेज चीज से काट ली थी। इतने में कुछ पुलिस वाले जेल के अंदर आए और उस औरत की लाश को एक तख्ते में डाल कर ले गए। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैं चाह रही थी कि मैं किसी भी सूरत में यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन मेरी गवाही कौन देता, कौन ये साबित करता कि मैंने अपने बचाव के लिए अपने पति को मारा। मैं सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। इसी तरह 2 महीने पूरे हो गए और मेरी अदालत में पेशी का समय आ गया। मुझे अदालत में ले जाया गया और मैं कटघरे में सर झुकाए खड़ी थी। मेरे पास कोई गवाह या सबूत नहीं था। मुझे अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि मेरा बच्चा ऐसी जगह पैदा होगा जहाँ लोग जाने से भी डरते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो कोई चमत्कार दिखा दे, और मैं जानती थी कि भगवान मेरी मदद जरूर करेगा। उसी समय अदालत में एक लड़की आई। उसके हाथ में एक मोबाइल था। वो जज के सामने आई और उसने कहा कि वो अदालत को कुछ दिखाना चाहती है। तो जज साहब ने कहा ठीक है, दिखाओ। उसने अपने मोबाइल पर एक वीडियो चलाई और जज साहब के सामने कर दी। मैं उस लड़की को देख रही थी। वो मेरे घर के सामने ही रहती थी। मैंने उसे एक आध बार ही देखा था। वो लड़की जज साहब से कहने लगी कि जिस दिन ये दुर्घटना हुई उस दिन मैं अपनी छत पर ही थी। मैं वीडियो बनाती हूँ। उस दिन भी मैंने कैमरा ऑन करके रखा था। मैंने देखा कि विनोद अपनी पत्नी को नशे में मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में उसकी पत्नी ने अपने बचाव के लिए एक डंडा उठाकर उसके सिर पर मारा, जिससे विनोद वहीं मर गया। ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। मैं कमजोर दिल की थी, जिस कारण मैं ये सब देखकर बीमार हो गई थी। आज जैसे ही मुझे पता चला कि इस केस की सुनवाई है तो मैं फौरन कोर्ट आ गई इस सबूत को दिखाने, ताकि किसी बेकसूर को सजा ना मिले। उसने जज साहब से कहा कि ये सीधा सीधा सेल्फ डिफेंस का केस है। किसी भी तरह ये साबित नहीं होता कि विनोद को मारना एक सोची समझी साजिश है। उसकी पत्नी ने खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस किया और विनोद मर गया। विनोद नशे में था, वो अपने होश में नहीं था। मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस औरत को रिहा कर दिया जाए। ये बेचारी तो मासूम है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। तनु मेरे ही सामने खड़ी थी।
मुझे इन सब से निकालने के लिए भगवान ने इस लड़की को मेरी मदद के लिए भेज दिया। अदालत ने तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए और इस लड़की की गवाही से मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। इस लड़की ने इंसानियत के नाते मेरी मदद की। मैंने उसके पैर छूकर उसका धन्यवाद किया। अब मैं इज्जत के साथ अपने घर में रहती हूँ। इस बात को 12 साल हो गए हैं। मैंने अपने बेटे को खुद मेहनत करके पाला पोसा है और उसको पढ़ाया लिखाया है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस होता है कि काश मेरे बेटे के सर पर भी उसके पिता का साया होता। जो समय मैंने जेल में गुजारा उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं समझ चुकी थी कि ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। अपनी आखिरी सांस तक जीवन की रक्षा का प्रयास करते रहना चाहिए। मुझे मालूम हो चुका था कि मायूसी इंसान को मार देती है, लेकिन अगर भगवान पर यकीन हो तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।